जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय टू वेव्स। इंटरफेरेंस का क्या कंडीशंस है, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोग पीछे कंडीशन देख लिए थे। और आपको ये भी कह सकता है कि सस्टेनेबल इंटरफेरेंस, क्लियर इंटरफेरेंस कैसे दिखेगा। एक बात और पहले बताओ, इंटरफेरेंस है क्या। इंटरफेरेंस जैसे आपने कभी कपड़े धोते समय सोप बबल देखा होगा, सोप बबल पे कलरफुल फ्रिंजेस दिखाई देती है, पैटर्न दिखाई देती है, वो फ्रिंज है। हाँ वो फ्रिंज है। आप बबल्स कपड़े धुलते हैं उसमें बबल पे देखेंगे तो रंगीन रंगीन कलर दिखाई देता है ना, वो फ्रिंज है जो बनता है। उसके कहते हैं फ्रिंज। फ्रिंज मतलब जो पट्टी दिखाई देती है ना, तो फ्रिंज है। देखिए जैसे ये ऐसा दिखाई देगा, जैसे ये डार्क है और ये रेड है, ऐसे ही डार्क और ब्राइट ऐसे फ्रिंज दिखेगा, फ्रिंज पैटर्न। ओके, तो फ्रिंजेस होती है, कैसे बनती है, कैसे क्या होगा, कैसे क्यों बना, सब देखेंगे आज हम लोग। तो इधर इंटरफेरेंस के लिए सस्टेनेबल कब ये मिलता है, बढ़िया कब मिलता है, जब पहली बात की लाइट क्या हो, कोहेरेंट हो। और जहां पर इंटरफेरेंस बनाना है, दो लाइट रेज आपस में मिलेंगी तो जो स्क्रीन है, स्क्रीन बहुत सोर्स से स्क्रीन जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ही क्लियर दिखाई देगा, उतना ही बढ़िया दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग देखेंगे। दूर रहेगा तो क्या कंडीशन होगा, पहले हम ये देखने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय टू वेव्स क्या है। देखिए हम मान लेते हैं, आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पहले बता चुका हूं कि जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे में सुपर इम्पोज होती हैं तो वहां पर लाइट कहीं पर मैक्सिमम होता है, कहीं पे मिनिमम होता है। कैसे होता है जरा सा ये देख लीजिए। आप कभी जब पानी में अगर कहीं पर आप एक वेव प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे मान लीजिए पत्थर फेंक रहे हैं ऐसे पानी में या वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे वेव प्रोड्यूस होती हैं। ऐसे ही बगल में एक और है, यही बगल में इसके थोड़े दूर पर एक और ऐसे ही आप वेव क्रिएट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच जो ये पॉइंट्स मिले हैं, ये पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट्स जो मिले हैं ऐसे, ये जो पॉइंट्स मिले हैं, ये पॉइंट्स मिले हैं जो ऐसे देखिए, ये पॉइंट्स देखिए, तो इन पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लिएगा, इस पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करिएगा, तो ये कहीं पर मैक्सिमा होगा तो कहीं पर मिनिमा होगा। जहां पर ये लाइट रेज दोनों आपस में, दो वेव्स दो आपस में मिले हैं, वो वेव्स कहीं पर मैक्सिमम होगा तो कहीं पर मिनिमम होगा। हो सकता है दोनों सेम फेज मिले, एक तरफ से वेव जा रही है, दोनों वेव एक दूसरे से साथ में इंपोज हो गई तो बढ़ जाएगा। अगर एक दूसरे का उल्टा में मिला तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग को बहुत ही अच्छा, अगर कभी चलिए नदी किनारे चाहिए, गंगा जी चाहिए, तो वहां पर अगर दो हाथ में कुछ ऐसे ले लीजिए या फिंगर से ऐसे पानी में ऐसे मारिएगा तो दूर फ्रिंज दिखाई देगा। हाँ दिखती हैं, फ्रिंजेस दिखती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो वही तो दो लाइट रेज आपस में सुपर इम्पोज होती है तो वहां फ्रिंज बनता है। इसी पर हम पढ़ाएंगे आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ आइए इधर, चलिए बेटा बातें नहीं, इधर देखिए। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय टू वेव्स, तो हम मान लेते हैं कि एक वेव y1 है और इसका एम्पलीट्यूड a1 और इसका साइन ओमेगा t इसका है, ये एक वेव का इक्वेशन है। एंड सेकेंड वेव का इक्वेशन है y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब फाई या कुछ भी फाई बोल सकते हैं, मतलब इन दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है ना। एक बात और आप देखिए, यहाँ पर हम एक फार्मूला है आपका, फेज डिफरेंस इक्वल टू फेज डिफरेंस, हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ये फार्मूला है, हम लोग के काम आएगा डिफरेंस, ये एक फार्मूला है, हम लोग के काम आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए, तो ये मान लेते हैं डेल्टा जो है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ये इतना आगे चल रहा है, वो इतना पीछे चल रहा है, जो भी कर सकते हैं, एलसीआर में पढ़ाए हैं ना। तब इधर देखिए, अब आइए सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाइए। दोनों वेव्स जब आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगी, जब जुड़ेंगी तो नई वेव बनाएंगी और वो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। कल पढ़ाए थे ना अभी, तो बताइएगा। तो y1 का वैल्यू बोलिए, a1 sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस phi प्लस cos ओमेगा t प्लस sin phi। ऐसा। अब मुझे बताएं, a1 sin ओमेगा t को एज इट इज छोड़ दीजिए, a2 को ऐसे। अब बताइए ई कोई फार्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी का, खोलिए इसको, साइन a cos b प्लस cos a प्लस sin phi प्लस cos a की जगह पर ओमेगा t इंटू साइन डेल्टा, है ना।
सही है ना। अरे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फार्मूला। उस फार्मूले से मैंने इसको ओपन कर दिया। अब बताइए इसको, इस a2 को अंदर भेज दीजिए, ब्रैकेट खोलिए तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी, बोलिए ना। यस सर। ब्रैकेट खोलेंगे तो a2 यहाँ पर भी जाएगा ना बेटा, ये a2 इसमें भी जाएगा उसमें भी जाएगा ना, हो गया। अब बताइए एक काम करते हैं, इसमें भी साइन ओमेगा टी इसमें भी साइन ओमेगा टी, कॉमन कर लें तो बताइए क्या मिलेगा, a1 प्लस a2, यहाँ से साइन ओमेगा टी बाहर, और क्या बचा कॉस डेल्टा, बाहर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, प्लस इसमें तो कुछ नहीं कॉमन है, छोड़ दीजिए, a2 साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। आगे पीछे लिख देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा है ना। अरे इसको साइन डेल्टा को पहले लिख दिए, कॉस ओमेगा टी को बाद में लिख दिए, तो क्या ही दिक्कत है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा एक काम करते हैं, इधर बेटा ये हो गया y का वैल्यू, y इक्वल टू, अब इसमें करते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, लेट a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा इक्वल टू r कॉस थीटा, चलो ठीक है मान लीजिए, और यहाँ पर मान लेते हैं एंड a2 साइन डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं r साइन थीटा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों का इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू पहले इसमें ऊपर पुट करिए, इसमें पुट करिए, बताइए देन द एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, देन द एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, ऐसा लिखा जा सकता है। बताइए y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू इसके जगह क्या लिख दें, r cos थीटा और साइन ओमेगा टी, और प्लस इसके जगह बेटा r साइन थीटा, टी को बढ़िया है, r साइन थीटा इनटू cos ओमेगा टी। जरा मुझे बताएं दोनों में से r कॉमन है क्या, तो r कॉमन करके बताइए क्या मिला, cos, चाहे cos को आगे लिखे चाहे साइन को आगे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, साइन को पहले देते हैं, साइन ओमेगा टी को पहले, cos थीटा को बाद में, प्लस यहाँ से r बाहर हो ही चुका है ना, तो इसको बताइए क्या लिखते हैं, cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, ई तो वैसे cos ओमेगा टी और ये sin थीटा बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। मल्टीप्लाई में आगे पीछे क्यों ऐसा किया, क्योंकि साइन का फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का। वैसे भी मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, देखिए cos ओमेगा टी पहले है, sin डेल्टा बाद में है, तो हमने ऐसा ही लिखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ना। पहले बताइएगा r को यहाँ छोड़िए, बताइए sin a, अगर मैं इसको a कहूँ, ओमेगा टी को a कहूँ और थीटा को b कहूँ, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, बोलिए sin a प्लस b का फार्मूला, तो लिखे यहाँ पर sin a प्लस b, sin a का मतलब ओमेगा टी प्लस b का मतलब थीटा, ये हो गया y इक्वल टू, पहले इतना सुनाया क्या, तो ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है, ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है। दोनों वेव जब आपस में सुपर इम्पोज हुई हैं, ये दोनों वेव आपस में जब मिली हैं ऐसे, तो जो अब इसके बाद नई वेव बन के चलेंगी उस वेव का ये इक्वेशन है, समझ में आया क्या, जहाँ पे r क्या है, उस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और हम लोग, और उसके बाद ये ओमेगा टी और प्लस थीटा, थीटा क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। तो चलिए और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, r रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो चलिए r का वैल्यू में निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, जो वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, आइए निकालते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा है, हाँ आइए देखिए, तो अब अगर मैं कह दूं इसके बाद r का वैल्यू निकालना है, r का वैल्यू निकालने के पहले मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, देखिए क्या चीज मिलता है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दिए, बताइए क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, आइए यहाँ जगह कम पड़ेगा, कम पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं, चलो या तो फिर ऐसे रुकिए, चलिए इक्वेशन 1 का, इधर बेटा इक्वेशन 1 का स्क्वायर करिए, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, अरे बस इधर सुनिए, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे,
तो बताइए क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लगना चाहिए ना स्क्वायर है, लगना तो है स्क्वायर है। अच्छा तो सुनिए, आप सुनेगा एक मिनट। हाँ सुनिए, तो इसका स्क्वायर कर दिए इधर, अब आप इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू क्या है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसके इक्वल में ही है a1 का a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस किसका बेटा a2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर। सही है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है ना, जगह नहीं है वहां पर, तो एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं, आइए वीडियो में है जी भाल है, मतलब कितना भी बोल लो कोई फर्क नहीं। देखिए तो अगर इनको स्क्वायर करके बताइए, इसमें से बताइए आर स्क्वायर कॉमन है क्या? यस आर स्क्वायर कॉमन करिए, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन करिए, तो बताइए क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बोलिए इसको फार्मूले से खोलिए, बताइए क्या आएगा, a1 स्क्वायर, बोलिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। अरे स्क्वायर करेंगे a प्लस b के फार्मूले से खुलेगा ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब प्लस उसका बताइए a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। सही है क्या? एक बात बताएं, ये तो 1 हो गया, अरे cos का थीटा प्लस sin का थीटा इक्वल टू 1, तो ये तो 1 हो गया। ये क्या बचा, r स्क्वायर इक्वल टू अब a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। एक बात बताइएगा, इसमें भी a2 स्क्वायर इसमें भी a2 स्क्वायर कॉमन कर लें, तो a2 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा, एक साथ ही लिख दिए। अब प्लस इसको बगल में लिखिए 2a1 a2 cos डेल्टा। सही है बेटा, e का हो गया 1, बोलिए तो क्या मिला, a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा, कितना मिलेगा, ये हो गया r स्क्वायर। ये r क्या है, अगर यहाँ से r इक्वल टू निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं कह दूं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब दोनों सेम फेज में मिलेंगे, बोले ना, जब दोनों सेम फेज में मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आइए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए बताइए, एक बात ये बताइएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, जब डेल्टा, ये वैल्यू भी बताइए, ई कांस्टेंट है, पहले वेव का एम्पलीट्यूड है, ये भी कांस्टेंट है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो आर का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा पर, है ना, फेज पर। तो अब बताइएगा, अगर ये डेल्टा का वैल्यू कितना रखें कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाए आर मैक्स के लिए, आर मैक्स के लिए, फॉर आर मैक्स के लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए बेटा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए, बोलिए डेल्टा कितना होना चाहिए, इस पूरे का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो मैक्सिमम होगा। cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम या cos डेल्टा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, cos का +1, तो इसका पूरा का +1 कब होगा, जब डेल्टा 0 होगा, है कि नहीं, तो जब डेल्टा क्या हो, 0 हो, ठीक। तो अगर डेल्टा 0 है, और कोई कंडीशन हो सकता है क्या, डेल्टा अगर 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और कोई कंडीशन हो सकता है, हाँ 2 पाई। इधर सुनिए, cos का वैल्यू कहां से चलता है, cos का मैक्सिमम चलता है ऐसे ना, 0 पर क्या होता है 90 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कब आता है 90 डिग्री पर, और 1 कब आएगा 0 पर। तो आगे बताइए, यहाँ 90, यहाँ पर आगे, यहाँ से ऐसे आया तो 90 डिग्री चला, यहाँ से 90, फिर यहाँ आएगा तो कितना, फिर 90 180 हो गया, फिर यहाँ जाएगा ऐसे ना, ये ऐसा इतना पहले आया तो ये कितना हुआ 180, और यहाँ जाएगा तब 180 प्लस 90 कितना 270 ना, ऐसे ही करते जाएंगे आगे, तो मिलेगा हम लोगों को क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो फिलहाल सीधी सी बात है, डेल्टा का वैल्यू 0 आना चाहिए, या cos डेल्टा पूरा का वैल्यू क्या होना चाहिए 1। तो मैक्सिमम आर कब मिलेगा, जब डेल्टा का, इसका पूरे का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमम मतलब पूरा का वैल्यू 1, पूरा का वैल्यू 1 कब आएगा, जब डेल्टा 0 होगा। तो डेल्टा 0 है तो देन cos डेल्टा कितना है बेटा 1 है, बोलिए ना, बोलिए सही है कि नहीं,
1 होगा ना। तो बताइए तब आर मैक्स इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, आर मैक्स इक्वल टू बताइए, ये तो 1 हो गया, तो बताइए क्या मिला रूट में, बोलिए a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, इतना सुना है कि नहीं? ओके, अब आइए बस खत्म होने वाला है, इधर देखिए, इधर अब यहाँ, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं रूट में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत? ये हो गया आर मैक्स। बेटा एक बात बताइए, स्क्वायर है बाहर निकलेगा, आर मैक्स इक्वल टू क्या आया, a1 प्लस a2, है ना, रूट के बाहर आएगा तो a1 प्लस a2 यही होगा। ये हो गया आर मैक्स का वैल्यू, इतना सुनाया। आगे कंडीशन सुनिए, इफ a1 इक्वल टू a2, मतलब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड ये जो है सेम हो, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड ये a1 और ये a2 दोनों का ये एम्पलीट्यूड अगर सेम हो तो a1 इक्वल टू a2 आएगा। तो a1 इक्वल टू अगर a2 होगा, देन अगर a1 इक्वल टू a2 है तो क्या करें, a1 a2 बराबर a1 a2 इक्वल टू a मान लेते हैं, क्या जरूरत है a1 a2 मानने को, सही ना। तो बताइए देन ये क्या होगा, आर मैक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, आर मैक्स इक्वल टू आएगा a1 प्लस a2 की जगह पर a प्लस a बराबर कितना, 2a। तो बताओ दोनों मिल करके मैक्सिमम जब बनाएंगे तो ठीक दुगना हो जाएंगे कि नहीं, पहले ही मैं बता चुका था, मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, तो जो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया। अब चलिए मिनिमा के लिए निकालते हैं, आर मिनिमा कब होगा, आर मिनिमा कब होगा बेटा, जब इसका वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, कॉस डेल्टा का वैल्यू मिनिमम हो। मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, सही है ना। तो -1 अगर होगा तो बताइए आर मिनिमा के लिए कॉस डेल्टा क्या होना चाहिए, -1 ना। तो अगर आर मिनी, यहाँ पे शॉर्टकट लिखते हैं, आर मिनी के लिए कॉस डेल्टा कितना होना चाहिए बेटा, कॉस डेल्टा इक्वल टू -1 डायरेक्ट। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ से बताइए आर मिनी इक्वल टू रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 होगा। इधर आर मिनी के लिए मिनिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू कम से कम हो, -1 हो, ठीक है। -1 कब आएगा, 180 पर ना, cos 180 डिग्री, 180 का मतलब आउट ऑफ फेज, उल्टा ना। तो अभी का सुना, तो हाँ λ/2 पर भी कर सकते हैं, λ/2 पर भी कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी देख लो, मैंने आपको अभी भी फार्मूला बताया था, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, बोले थे ना, पाथ डिफरेंस 2 पाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अगर λ/2 है तो 2 से 2 खत्म, लैम्डा से लैम्डा खत्म, पाई 180 डिग्री तो मिनिमम आएगा, बता चुके थे ना कि λ/2 पर क्या आएगा, पाथ डिफरेंस λ/2 है तो मिनिमम आएगा कि नहीं, देख लो पाई आएगा। अगर पाई मतलब 180 मतलब -1, ठीक है ना, -1। तो बताइए मिनिमा के लिए cos डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, -1। यहाँ पर अगर हम -1 रखेंगे बेटा, यहाँ cos डेल्टा का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस रख दिया। अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, a1 माइनस a2, आर मिनिमा, बोलो सही कि नहीं। अब अगर कहते फिर से a1 इक्वल हो a2 के इक्वल टू a, तो क्या आएगा, आर मिनिमा इक्वल टू आएगा a माइनस a इक्वल टू 0। बोलो मिनिमा है कि नहीं। बस एक लाइन 2 सेकंड का, क्या सुना, एक फार्मूला है आपका कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये होता है। तो बताइए अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तो आर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल ए भी लिख सकते थे आप, कोई बात नहीं। आई इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आएगा और ये आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है बेटा, मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे तो के आर का वैल्यू कितना आएगा, 2a, और स्क्वायर तो ऐसा बताओ 4ka स्क्वायर। और लेकिन आई मैक्स का वैल्यू, के का वैल्यू क्या होता है प्रैक्टिकली 1, तो आई मैक्स इक्वल टू क्या आया 4a स्क्वायर, जहां पर k इक्वल टू क्या है 1। अब बताइए अगर मिनिमम के निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, आई मिनी निकालेंगे तो क्या आएगा
आई मिनी इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो के आर, के को तो 1 मान लो, आर का वैल्यू बताओ बेटा मिनिमम के लिए कितना है, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और ये निकालेंगे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, इतने पे छोड़ दीजिए और क्या, नहीं दोनों अगर बराबर हो तब क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो, आई मिनिमम कितना होगा तब डार्क हो जाएगा, सही है ना, जीरो, ये आपका प्रूफ हुआ। ओके, इसको इंटरफेरेंस फैक्टर देते हैं तो इधर तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव, जहां पे मिनिमम मिलेगा उसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव, और जहां पे मैक्सिमम मिलेगा उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आया? ओके बेटा, थैंक यू।